हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। चलिए आइए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की। फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और सुबह आपकी 10 बजे क्लास हुई थी और नहीं देखा ज़रूर देख लेंगे। कंप्यूटर के बहुविकल्पी प्रश्न मैंने करवाए थे। अभी यहाँ पर मैं आपके सीरीज़ के क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो कि हिंदी के क्वेश्चंस हैं। पूरे क्वेश्चंस का सेट यहाँ पर आपको है और ये क्लास आपको यहाँ पर दी जा रही है, तो प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड करिए, देखिए जो क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर कट में अपने डाउट्स को भी क्लियर करिए। पूरी क्लास देखने के बाद आपको कोई समस्या है कुछ भी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं टेलीग्राम को ज्वाइन करके आराम से भी कोई चीज़ क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश होगी कि आपके डाउट्स क्लियर किया, आपको हेल्प पूरी की जाए। तो उससे पहले आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लास। जितने फ्रेंड्स आज पहली बार यहाँ पर 2023 बैच का ये पहला एग्ज़ाम है, तो प्रॉपर तरीके से फोकस होकर चीज़ों को देखिए, समझिए, सीखिए। फिर कोई प्रॉब्लम है तो पूरी कोशिश करिए कि आपकी प्रॉब्लम्स मीट आउट हो जाए और आप एक अच्छा प्रदर्शन करके अपना बढ़िया 90% का टारगेट बनाकर हर चीज़ को अचीव करें, क्योंकि हिंदी भी उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन वगैरह करना काफ़ी नेसेसरी है। चलिए आइए बढ़ते हैं, वन बाई वन करके क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चंस में क्या आंसर है वो आपको करेक्ट करने होंगे। पूरे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए। मैं एक एक क्वेश्चन आपको दिखा रही हूँ, कि क्वेश्चन आपको बताने हैं। भाषाई कौशल नहीं है, भाषा के 4 कौशल होते हैं, तो 4 कौशल के नाम आपको पता होने चाहिए और सभी कौशल की जो विशेषताएं या जो कुछ भी हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो भाषाई कौशल नहीं है कौन सा, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है। देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन आपका लेखन का है, दूसरा ये वाचन का है, पठन का है और गद्य का है। तो कोई एक इसमें ऐसा कह रहा है जो नहीं है। तो आप सभी को पता है कि एक सिंगल ऑप्शन है जो आपके चारों ऑप्शंस में से दिए गए कौशल में नहीं आता है, वो है गद्य। ये आपका कोई कौशल नहीं है, ठीक है। ये आपका कोई तो एक विधि है गद्य और पद्य की, लेकिन कहीं कोई कौशल है तो जी नहीं। तो डी ऑप्शन जो है जिन्होंने बताया उनका सही है। पहला नंबर सभी को गेन हुआ। दूसरा, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? आपको ये वर्तनी शुद्ध के भी एक क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो त्याज है, त्याज्य है, तपाजय है और त्याजय है। बताइए कौन सी वर्तनी है जो यहाँ पर शुद्ध है? तो एक सिंगल ऑप्शन इस वर्तनी का शुद्ध यहाँ पर है, जिसकी वर्तनी पूरी सही है, वो आपका सी ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट है। ये चीज़ आपको दिमाग में लेकर चलनी है, तो आपको 1 नंबर यहाँ पर गेन होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा रूप शुद्ध है? तो पुष्पा है, शुष्पा है और ये शुष्पा है और शुष्पा। इस तरीके से वर्तनी का यह प्रश्न दिया गया है। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? अक्सर, कवित्री, मुनि, श्रृंगार, ऐसे कई सारे शब्द हैं जो आपको आते हैं। तो तीसरे का राइट आंसर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, तीसरे में आपका सिंगल जो ऑप्शन सही है, वर्तनी के जिससे कौन सा रूप शुद्ध है, तो आपका बी वाला ये जो ऑप्शन है, या आप में जितने भी लोग बी को चूज़ कर रहे हैं उनका ये सही है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट। तीसरे में बी जिनका भी है या जिन्होंने भी चूज़ किया उनका सही है, उन्हें 1 नंबर और मिलता है। आपको कितने में से कितना नंबर मिल रहा है ये ध्यान में रखिए, क्योंकि 5 प्रश्न आपके ये आएंगे। हिंदी का पेपर हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर एक दिन होगा, लेकिन क्वेश्चन अच्छे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। नेक्स्ट आते हैं, प्रधान कौशल है, सुनना और बोलना है, सुनना और पढ़ना है, लिखना और बोलना है, सुनना और लिखना है। प्रधान कौशल, बड़ा कौशल, मेन कौशल कौन सा है? प्रधान कौशल है, कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? प्रधान कौशल है, कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है? सबसे प्राइमरी कौशल, तो सबसे पहले जो चीज़ बच्चा करता है या जो चीज़ें होती हैं, करवाई जाती हैं, वो सुनना और बोलना होता है। पहले सुनता है, फिर उसी चीज़ को वो अनुकरण करके रिपीट करता है। तो आपका 4th में ए ऑप्शन होगा, सुनना और बोलना जो है वो यहाँ पर आपको प्रधान कौशल में है। 4th में आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां, प्रमुख भाषाई कौशल कितने हैं, यानी कि भाषा कौशल की संख्या कितनी है? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। तो ध्यान रखिएगा, राइट ऑप्शन जो यहाँ पे आपका सही है वो आपको पता होना चाहिए, वो 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। प्रमुख भाषाई कौशल कितने हैं? तो आप कह सकते हैं मैम वो 4 हैं। चारों के नाम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आइए, वाचन क्या है? वाचन का मतलब यहाँ पर क्या है? सुनने से है, पढ़ने से है, लिखने से है, बोलने से है। कौन सा ऑप्शन है जो आपके लिए करेक्ट होगा?
वाचन क्या है, सिक्स्थ का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा जो बेसिक है और सही है वो आपका यहाँ पर वाचन का मतलब बोलने से, यानी कि सिक्स्थ में आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है और एकदम सही है। नेक्स्ट आते हैं, वाचन के प्रकार माने जाते हैं कितने? 2 प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं। वाचन के प्रकार की जो बात आपसे बोल रहा है वो क्या होगा? कौन सा ऑप्शन है जो सही है? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आपको पता है एक आपका मौन वाचन होता है, एक ससुर वाचन होता है। इस तरीके से यहाँ पर आपका ए ऑप्शन ही सही होगा। 2 प्रकार के वाचन होते हैं। हिंदी के प्रश्न भले हैं लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, सीखिए, बार बार पढ़िए। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा, ठीक है? कमेंट बॉक्स में कमेंट्स रहेंगे तो रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं इसी के साथ 8 देखते हैं। पाठ्य वस्तु विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है, क्या स्पष्ट हो जाता है? पाठ्य वस्तु विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है, क्या स्पष्ट हो जाता है? पाठ्यक्रम समझ में आता है, शिक्षक की चीज़ें, उद्देश्य है, विषय वस्तु का स्वरूप है। 8वें के लिए राइट आंसर क्या होगा? क्या चीज़ें सही होंगी? तो यहाँ पर पाठ्य वस्तु जो स्पष्ट हो जाता है वो वस्तु का विषय स्वरूप है, जिसमें सारी चीज़ें समझ में आती है, क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, क्या करना, कितना करना है, कहाँ पर क्या चीज़ें सिखाई जा रही है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आपके 8th में डी ऑप्शन जिन्होंने भी चूज़ किया है उन सभी का एकदम सही और एकदम करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं 9th। पाठ्यवस्तु विश्लेषण होता है। जो पाठ्यवस्तु का विश्लेषण है वो क्या होता है? एक निबंध का होता है, एक कविता का होता है, एक क्लास की शैक्षिक सामग्री का होता है और एक कहानी का होता है। पाठ्य वस्तु के विश्लेषण जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? 9th का कौन सा ऑप्शन है आपका करेक्ट होगा? तो ध्यान रखिएगा कि ये एक क्लास की शैक्षिक सामग्री होती है, जहाँ पर आपको जो है जैसे आप पाठ्य वस्तु में पाठ लेसन प्लान आप बनाए थे टीचिंग में, तो 5th क्लास का अलग, 3rd क्लास का अलग, 2nd क्लास का अलग ऐसा बनाए थे ना, तो वही चीज़ इसमें भी पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक? नेक्स्ट यहाँ पर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है ना। हमने 9 प्रश्न तक कर लिया। 10th देखिए, मूल्यांकन का अर्थ है। मूल्यांकन की मीनिंग क्या होती है? जांचना होती है, मापन करना, परीक्षण करना, निरीक्षण करना। मूल्यांकन की मीनिंग क्या होती है? मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा 10वें का जो राइट आंसर है वो यहाँ पर मूल्यांकन का मतलब मापन करना। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। 10 प्रश्न हमने किया। ये बात ध्यान रखिएगा कि मैं आपको जितनी भी क्लास इस 20 से 25 दिनों में दूंगी, हमेशा आपको इस तरह इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, वो मैं आपको करवाऊंगी। ये ध्यान रखना है कि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। ये मेरा टारगेट है कि मैं इतना ये चीज़ें आपको प्रॉपर्ली तरीके से करवा दूँ ताकि उस चीज़ को आप प्रॉपर्ली कर पाएँ। ठीक है, आई होप सो कि ये आपके लिए काफ़ी बेस्ट भी रहेगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 10 प्रश्न हमने कर लिया। आगे 11th देखते हैं। मूल्यांकन की प्रविधि है। मूल्यांकन की जो प्रविधियां हैं वो क्या है? प्रश्नावली है, साक्षात्कार है, निरीक्षण, उपरोक्त सभी। मूल्यांकन के बहुत सारे तरीके होते हैं, हम एक नहीं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हर चीज़ को करते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर मूल्यांकन की प्रविधि में क्या है जो सही होगा? कौन सा ऑप्शन है जो आपका 11th के लिए सही है? एक सिंगल ऑप्शन आपका कौन सा है जो करेक्ट है? तो ये ध्यान रखिएगा, प्रविधि की जो बात करते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें प्रश्नावली की चीज़ें हैं वो भी सही है, क्योंकि इस विधि से भी प्रश्न पूछते हैं, चीज़ें मिलती हैं। निरीक्षण करिए, साक्षात इंटरव्यू लिए, सारी चीज़ें इक्वली वैरिएबल में चलती हैं। नेक्स्ट आते हैं मूल्यांकन के दृष्टि से प्रश्नों के जो प्रकार हैं वो क्या है? 1 प्रकार, 3 प्रकार, 2 प्रकार, 4। मूल्यांकन की दृष्टि से अगर हम देखते हैं जो प्रश्नों के प्रकार हैं या टाइप है, जो भी चीज़ें हैं वो तो बहुत तरीके से होती हैं। तो 12th में क्या सही होगा? तो 12th का जो सही ऑप्शन है वो 3 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। लिखित कार्य का अर्थ होता है। लिखित काम का मतलब क्या होता है? गृह कार्य है, कक्षा का कार्य है, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर लिखित वर्ग की कहीं बात कर रहा है तो क्या होगा? अगर लिखित वर्क की बात कर रहा है तो इसका मतलब आपको यहाँ पर लिखित कार्य का अर्थ यहाँ पर उपरोक्त दोनों है, जहाँ पर आपको होमवर्क भी मिल रहा है और क्लास के भी काम है, वहाँ पर क्या हम दोनों जगह पर लिखते हैं, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट आते हैं 14 देखते हैं। गृह कार्य संशोधन आवश्यक है क्योंकि जो होमवर्क्स होते हैं उसमें आपको चीज़ें करेक्ट करने के लिए दी जाती हैं या बार बार प्रैक्टिस करने के लिए दी जाती है, तो वो क्यों नेसेसरी है? ताकि छात्र नियमित रूप से कार्य कर लेंगे, इसलिए इसके छात्रों में सबल और निर्बल पक्ष का ज्ञान हो सकेगा, इसलिए बच्चों का लेख सुधरेगा, अभिभावक पढ़ाएंगे, तो क्या चीज़ें होंगी? 14th का राइट आंसर क्या होगा? 14th में क्या सही होगा? तो ध्यान रखिएगा कि इससे छात्र सबल और निर्बल पक्ष का ज्ञान और सही चीज़ें सीख पाएंगे। क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ तक पढ़ा, कहाँ तक क्या। होमवर्क जो होता है वो काफ़ी नेसेसरी होता है ताकि वो समय भी उनका बहुत गलत कामों में ना जाए और वो ही प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को कर पाएँ। ठीक है, जो कि आप बिल्कुल नहीं करते हैं। आगे बढ़ते 15 देखिए। गृह कार्य संशोधन की विधि है। जो होमवर्क्स होते हैं
उनके संशोधन की विधि, शिक्षक द्वारा संशोधन करवाना, स्वयं छात्र के द्वारा, परस्पर छात्रों के द्वारा, उपरोक्त सभी। अच्छा प्रश्न है। होमवर्क से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो क्वेश्चंस के तौर पर पूछी जा रही हैं, तो 15 में क्या सही होगा, 15 के लिए क्या राइट है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो सही है वो शिक्षक के द्वारा संशोधन करवाना, ठीक है, ताकि होमवर्क मिला और हम अगर उस चीज़ को नहीं कर पाए तो टीचर नेक्स्ट डे उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आई, बच्चा उसको क्यों नहीं कर पाया। तो 8th वाला जो ये 5th का 15th का ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करें जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है, क्योंकि शालीन क्लासेस में आना लाइक तो बनता है। एक सिंगल है, छोटे चीज़ें हैं, कम समय में आपको मैं ज़्यादा करवाने की कोशिश करती हूँ और आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा, क्योंकि मेरा मानना है कि समय बहुत कीमती है, हम उसको बहुत बातें करने के बजाय उसको यूटिलाइज़ कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप भी सहमत होंगे। 16 आइए, गृह कार्य का उपयोग होता है, कहाँ पर होता है, छात्रों को व्यक्तिगत निर्देशन देने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं, पहला ऑप्शन। कक्षा निरीक्षण के अनुभवों को संगठित करने में, अध्ययन की पुनरावृत्ति के लिए, उपरोक्त सभी। 16 में कौन सा ऑप्शन होगा, 16 के लिए क्या सही है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही है। बच्चों को निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन के लिए, उनके अनुभवों के लिए, उनको वो चीज़ रिपीट करें ताकि याद हो, सीख पाएँ, काम कर पाएँ, हर चीज़ के लिए। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गृह कार्य का जो सिद्धांत है वो क्या है। होमवर्क के बेस पे इसमें काफ़ी क्वेश्चंस दे दिया है, तो उद्देश्य का सिद्धांत, स्तर का सिद्धांत, उपयुक्तता का, उपरोक्त सभी। होमवर्क का प्रिंसिपल क्या होता है जो करवाया जाता है। 17 का बताइए क्या होगा, तो इस क्वेश्चन में भी आपका उपरोक्त सभी होगा, जहाँ पर उद्देश्य का सिद्धांत भी, क्योंकि होमवर्क के पीछे का उद्देश्य होता है, लेवल के हिसाब से होमवर्क दिया जाता है और उचित भी होना चाहिए। नेक्स्ट आइए, गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं, कैसे प्रश्न होते हैं होमवर्क में, ज्ञान के दृष्टि से होते हैं, अवबोध के दृष्टि से होते हैं, दोनों होते हैं, कोई नहीं। तो होमवर्क चाहे वो मैथ का हो, साइंस का हो, इंग्लिश का हो, किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना दिया गया, वो दोनों चीज़ों से होगा, जहाँ पर उसके ज्ञान की, उसकी नॉलेज भी होगी और उसको अंडरस्टैंडिंग की पावर भी बिल्ड होगी, वो चीज़ों को समझेगा भी। नेक्स्ट आते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। 19th क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिए बताइए। संज्ञा के भेद, लिंग के भेद, सर्वनाम के भेद, ये सारे जो ग्रामर के बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़ के जाइए, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस भी आता है। तो 19 में ध्यान रखिएगा कि 5 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार के नाम और उदाहरण सबको पता होने चाहिए, ठीक है। तो 19 में सी ऑप्शन जिन्होंने भी चूज़ किया है 19 का, उनका ये चीज़ करेक्ट और सही है। हम आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, क्योंकि ध्यान रखो, जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन मोर, मीरा, राम और खटास, किसका कितना सही हो रहा है आज, ये ध्यान रख के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इतने में से इतना मिला। जातिवाचक संज्ञा है, कौन सी है जातिवाचक संज्ञा, बता सकते हैं राइट ऑप्शन क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, मोर। मोर यहाँ पर जो दिया गया वो एक जातिवाचक संज्ञा है। बाकी आपको यहाँ पर क्या है, मीरा है, राम है, खटास है, ये नहीं, क्योंकि मोर जो होता है वो काफ़ी वैरायटी के होते हैं, मतलब और स्पीसीज होती है, इसलिए मोर जातिवाचक है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 50 है, 57 है, 52 है, 55 है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है, तो 21 का आपका एक ऑप्शन आपका सही होगा, वो 52 है। बा ऑप्शन जिन्होंने बताया है उन सभी को 1 नंबर हम आराम से दिलाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्लियर हुई बातें, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन से, फटाफट करिए जल्दी से जल्दी। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ की नहीं है, तो या नहीं है, वा नहीं है, बा नहीं है, ला नहीं है। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, इनकी संख्या 4 होती, नहीं पता है तभी गलत करेंगे। तो अंतस्थ व्यंजन की जो संख्या होती है इसमें से कोई एक नहीं है, तो यहाँ पर जो 11 लावा होता है तो सब कुछ, ये बा जो है ये आपका अंतस्थ ध्वनि में नहीं आता है, या अंतस्थ व्यंजन नहीं कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखना। वर्णमाला से प्रश्न आएंगे, 110% आएंगे। इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है, ऊष्म वर्ण किसको कहते हैं, ता को कहते हैं, रा को कहते हैं, फा को कहते हैं, सा को कहते हैं। इनमें से जो ऊष्म वर्ण है यानी कि ऊष्म व्यंजन है वो कौन सा है, तो हम सभी जानते हैं उनकी भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो राइट आंसर क्या होता है ऊष्म का, तो शाखा शाहा होता है, ठीक है। ऊष्म वर्ण कैसे, शाखा शाहा, शाखा शाहा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो ऊष्म वर्ण है ये दा वाला ही है, बाकी एक भी नहीं है, ये जो षटकोण वाला शा या खा जो भी आप पढ़ते हो वो है। नेक्स्ट आइए 24, आज का 24वां प्रश्न है, निम्न में से मूर्धन ध्वनि नहीं है, टा नहीं है, डा नहीं है, डा नहीं है, ढा नहीं है। मूर्धन ध्वनि यानी कि का वर्ग कंठ, चा वर्ग तालु, टा वर्ग मूर्धा। तो इसमें से कोई एक ऐसा है जो आपका टा ठा डा ढा आड़ा, टा ठा डा ढा आड़ा, टा के वर्ग की चीज़ें क्या होती हैं,
तो टा ठा डा ढा आड़ा, ठीक है। का वर्ग कर्ण, चा वर्ग टालू, ता वर्ग मूर्धा, ता था दा था ना, ता वर्ग दंत, टा वर्ग। तो ये क्वेश्चन में यहाँ पर ध्यान रखना कि टा ठा डा ढा, का वर्ग कर्ण, चा वर्ग तालु, ठीक है, ता वर्ग मूर्धा। एक चीज़ में गलत है क्योंकि यहाँ पर ये पूरा इसमें पूछ रहा है, एक इसमें नहीं है। तो टा ठा डा ढा आड़ा, तो ये चीज़ें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्रॉस है, ठीक है, ध्यान रखना क्योंकि सारे होते हैं। नेक्स्ट आइए, ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या, क्योंकि गलतियाँ रहती हैं क्वेश्चंस में। ध्वनियों का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, तो किसके बेस पे होता है? तालव्य के बेस पे, कंठ के बेस पे, दंत के बेस पे, ओठ। तो ध्वनि की बात कर रहा है, ठीक है। तो ध्वनि की बात यहाँ पर देखो, ये भी क्वेश्चन गलत है क्योंकि जो ध्वनि के बेस के उच्चारण के स्थान की बात है तो दंत से भी होता है, तालव से भी होता है, तो ये भी क्वेश्चन क्रॉस कर दो, इसमें ऑल होना चाहिए था। तो या तो कोई और ऑप्शन दिया होना चाहिए था क्योंकि दंत से भी तो करते हैं, ओठ से भी करते हैं, तालव से भी करते हैं। तो यहाँ पर है 26, दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन, ये क्वेश्चन सही है। तो फा और वा से है, का और चा से है, या और रा से है, टा और ढा से है। तो दंतोष्ठ से जो उच्चारित होते हैं उनमें से होने वाले प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर ता था दा था ना पा पा मा होता है, बताइए क्या होगा? दंतोष्ठ से किसका उच्चारण होता है? तो ध्यान रखिएगा कि फा और वा का होता है, ठीक है। किसका होता है? फा और वा का होता है। ए ऑप्शन जिन्होंने भी बताया है उनका सही है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, जी को फिर से देखिए। नेक्स्ट 27 है, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ से नहीं होता? नहीं है। तो का वर्ग का पूरा कंठ से होता है, हर वर्ग में 5 आते हैं, तो इसमें कोई एक है जो नहीं है। तो क्या वो का है, क्या वो गा है, क्या वो खा है, क्या वो ढा है? हम सभी जानते हैं का खा गा घा अंगा पूरा होता है, तो ये ढा जो है हमारे कंठ में फिलहाल नहीं आता है और सारे के सारे आते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है? संयुक्ताक्षर भी 4 होते हैं, चा छा जा जा इया टाटा डाड़ा आना पढ़ते चलो, तो छत्रंग या श्री वाला शा। तो क्या इसमें कैसा दिया है जो संयुक्त वर्ण नहीं, संयुक्ताक्षर नहीं है? छा नहीं है, ज्ञा नहीं है, त्रा नहीं है, री नहीं है। तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल ऑप्शन है जो नहीं, वो री, ये नहीं है। बाकी सारे के सारे आपके क्या हैं? आपके जो है संयुक्ताक्षर हैं, संयुक्त वर्ण। और किससे मिलकर बनते हैं ये भी पूछा जाता है। 29 देखिए, निम्न में से कौन सा सही है? डाढ़ा सही है, डाढ़ा वर्णमाला में स्थान है, पहला और तीसरा महाप्राण होता। अच्छा, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष सब याद करो, हर चीज़ पूछी जाएगी। चाचा दादा क्या होता है? स्पर्श है, या कौन सा सही है? तो ये ध्यान रखिएगा, जितना भी दिया गया सबसे सही जो है वो चा छा जा झा, ये जो है ये स्पर्श संघर्ती व्यंजन होता है, ठीक है, ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं भूलना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार रिपीट करके पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आते हैं 30, देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही शब्द है? कोई एक शब्द यहाँ पर है जो सही है। वर्तनी के प्रश्न भाई आ रहे हैं तो पढ़ो इनको। परीक्षा है, परीक्षा है, परीक्षा है, परीक्षा है। 30 में क्या होगा? तो 30 का जो राइट आंसर है वो आपको पता होना चाहिए कि वर्तनी से ये बी वाला जो है वो सही है, बाकी जो है वो रॉन्ग है। तो फ्रेंड्स, दोस्तों, सिंपल सा मेरे पास जो क्वेश्चन थे 30 प्रश्न मैंने करवाए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि 30 आउट ऑफ 30 किसको मिला या 30 आउट ऑफ 25 किसको मिला? आज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, स्पेशली ऑल गर्ल्स एंड बॉयज़ जितने भी हैं सब बताएंगे कि आपको इतने में कितना नंबर मिला है। चीज़ें आपको समझनी है, देखनी है, करनी है, पूरी कर। अभी इसमें एक क्लास और होगी जिसमें जितने पूरे जो फाइनल है वो करवा देंगे। क्लास अगर पसंद आई है तो सीखिए, पढ़िए, आपने सीरीज से पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा है, जो कुछ भी क्या है 90% लागना है, मेहनत करिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, बहुत सारे PDF वहाँ पर दिए जा रहे हैं तो उसमें आपकी हेल्प होगी। नाम शालिनी क्लासेस से नहीं पता है तो ज़रूर है कि इन चीज़ों को देखिए, सुनिए। छोटी क्लास होगी लेकिन इंपॉर्टेंट और बेहतरीन होगी, ठीक है। और आप लोगों को टेलीग्राम पर नोट्स भी अवेलेबल है। इवन मैंने सर से भी बोल दिया है कि बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, एग्ज़ाम है, उनकी जितना हो सके उतनी हेल्प उस लेवल से ज़रूर कर दीजिए, तो वो भी आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। बाय बाय, नेक्स्ट में मिलते हैं, टेक केयर।